आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना टेस्टिंग को लेकर आईसीएमआर ने जारी की नई गाइडलाइन। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार। बंगाल हिंसा पर पीएम मोदी ने की राज्यपाल से बात, ममता ने की बैठक। कोरोना पैंडेमिक के चलते सादे समारोह में शपथ ग्रहण करेंगी ममता बनर्जी। ऑक्सीजन संकट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, बोला मरीजों की जान जा रही है, यह नरसंहार से कम नहीं। विकासपुरी के कोविड अस्पताल में लगी आग, सभी मरीज सुरक्षित बचाए गए। शहाबुद्दीन की मौत के बाद दो बड़े मुस्लिम नेताओं ने छोड़ा तेजस्वी का साथ। ईरान में स्विट्जरलैंड की राजनयिक की एक ऊंची इमारत से गिरकर मौत। देश के सबसे बड़े टैक्स चुकाने वाले थे गुलशन कुमार। और आईपीएल 2021 टलने से मुश्किलों में बीसीसीआई। भारत में कोरोना महामारी के मद्देनजर आईसीएमआर ने टेस्टिंग को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि अस्पताल से डिस्चार्ज के समय आरटी-पीसीआर रिपीट करना जरूरी नहीं रह गया है। अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता भी हटाने की गुजारिश की गई है। आईसीएमआर ने टेस्टिंग किट की किल्लत को देखते हुए नियम बदले हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि यात्रा के समय अगर लक्षण नहीं है तो यात्रा करें, वरना यात्रा ना करें। वहीं अगर एंटीजन टेस्ट में व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो उसे आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। यही नहीं, अगर आरटी-पीसीआर टेस्ट में एक बार नेगेटिव आ चुके हो तो दोबारा आरटी-पीसीआर टेस्ट ना कराएं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई गई है कि वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, ऐसे में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दरअसल एक एनजीओ की ओर से गुहार लगाई गई है कि केंद्र को कहा जाए कि वो अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करे और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ इंडिक इलेक्ट्रिक ट्रस्ट की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि चुनाव के बाद हुई काउंटिंग के बाद टीएमसी वर्कर्स ने बीजेपी मेंबरों के साथ बड़े पैमाने पर हिंसा की है। राज्य में संवैधानिक तंत्र खत्म हो चुका है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया जाए, जो इस बात की छानबीन करे कि इन हिंसाओं के पीछे पॉलिटिकल लोगों का हाथ है या नहीं। याचिका में राज्य में सीआरपीएफ तैनात करने की भी गुहार लगाई गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे सामने आते ही बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प की खबरें सामने आने लगी है। इसी के बाद कई लोगों की मौत की भी बात सामने आई है, जिसे लेकर पहले राज्यपाल ने डीजीपी और कमिश्नर को समन किया और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने भी रिपोर्ट मांगी। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यपाल से राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने और इसकी तरफ ध्यान देने की बात की है। राज्यपाल धनखड़ ने बताया है कि मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को बताया कि कैसे हिंसा और आगजनी को अंजाम दिया गया। इसके बाद भी लूट और हत्याओं का दौर लगातार जारी है। हालात को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। इसी बीच ममता बनर्जी ने भी हिंसा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। ममता बनर्जी के साथ इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर शामिल थे। बैठक में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य निवर्तमान सदन के नेता प्रतिपक्ष अब्दुल मन्नान और माकपा के वरिष्ठ नेता विमान बोस को कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा गया है। अधिकारियों ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह को बेहद साधारण रखने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को केवल ममता बनर्जी अकेले शपथ लेंगी। यह बेहद संक्षिप्त कार्यक्रम होगा। अधिकारियों ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को भी आमंत्रित किया गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से हुई कोविड-19 मरीजों की मौत से जुड़ी खबरों पर संज्ञान लेते हुए लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इनकी 48 घंटों के भीतर तथ्यात्मक जांच करें। अदालत ने दोनों जिलाधिकारियों से कहा है कि वे मामले की अगली सुनवाई पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें और अदालत में ऑनलाइन उपस्थित रहे। साथ ही हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि इसमें मरीजों की जान जा रही है और यह नरसंहार से कम नहीं है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने राज्य में संक्रमण के प्रसार और पृथकवास केंद्र की स्थिति सबकी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने कहा, हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से कोविड मरीजों की जान जा रही है। यह एक आपराधिक कृत्य है और यह उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं है जिन्हें तरल मेडिकल ऑक्सीजन की सख्त खरीदारी एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। राजधानी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा टल गया। यहां एक नर्सिंग होम में अचानक से आग लग गई। आग की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना पर फायर टेंडर की कुल 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम तेजी से किया गया। इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। उधर हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात करीब 11 बजे विकासपुरी इलाके में स्थित यूके नर्सिंग होम में आग लगी थी। आग की सूचना से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान अस्पताल मैनेजमेंट ने आग की सूचना फायर डिपार्टमेंट को दी। सूचना पर फायर टेंडर की कुल 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम तेजी से किया गया। उधर बताया गया है कि दिल्ली के इस कोविड अस्पताल में कुल 26 मरीज थे। इनमें से 17 मरीज कोविड के थे, जबकि बाकी मरीज दूसरी बीमारियों के चलते अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। फिलहाल सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। प्रदेश स्तर के 2 नेताओं ने 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ दिया है। सिवान के पूर्व सांसद और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे शहाबुद्दीन को लेकर बिहार की सियासत आजकल गर्म है। शहाबुद्दीन की मौत को सियासत के तवे पर सेक कर मुस्लिम वोटरों को खुद के साथ गोलबंद करने की कोशिश कई दल कर रहे हैं। इस सियासी खेल में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राजद फंसते दिखाई दे रही है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके पूरे परिवार पर शहाबुद्दीन के परिवार का साथ नहीं देने का आरोप लगा है। इधर एक चर्चा जोर पकड़ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से नजदीकी बढ़ा रही है। हालांकि सिवान राजद ने पूर्व सांसद के परिवार के पार्टी के साथ होने का दावा किया है। खबर है कि राजद के बड़े नेता वर्तमान में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के सभापति रह चुके सलीम परवेज ने शहाबुद्दीन और उनके परिवार की उपेक्षा का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि शहाबुद्दीन उनके अच्छे मित्र और राजद के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनके आखिरी दिनों में पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं रही, इसलिए वे पार्टी छोड़ रहे हैं। आपातकालीन सेना के एक प्रवक्ता ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि 51 वर्षीय महिला स्विस दूतावास में फर्स्ट सेक्रेटरी थी। हालांकि उन्होंने उनका नाम नहीं बताया है। उन्होंने बताया है कि कामरानिया इलाके की पुलिस ने मंगलवार सुबह पैरामेडिक्स को सतर्क किया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है कि उनकी एक कर्मचारी की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, विदेशी मामलों के फेडरल डिपार्टमेंट और इसके प्रमुख फेडरल काउंसलर इग्नाजियो कैसिल इस दुखद मौत से स्तब्ध हैं और परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। गुलशन कुमार कभी दिल्ली के दरियागंज में जूस की दुकान चलाते थे। संगीत से लगाव था। भगवान शिव, मां पार्वती और मां वैष्णो देवी में गहरी आस्था थी। मन में लगन थी और इसी ने गुलशन कुमार को हिंदुस्तान का कैसेट किंग बना दिया था। 5 मई 1951 को जन्मे गुलशन कुमार दुआ ने दिल्ली में ही कैसेट्स की दुकान खोली थी। वह सस्ते गानों के कैसेट बेचा करते थे। फिर नोएडा में म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। व्यापार बढ़ा तो मुंबई शिफ्ट हो गए। 1983 में टी सीरीज की शुरुआत की। देश में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाली शख्स बने। वैष्णो देवी में उनके नाम से भंडारा चलता था, लेकिन हमेशा मुस्कुराने वाले गुलशन कुमार का अंत ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि मुंबई से दुबई तक किसी को भी हिलाकर रख दिया था।
जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में कोविड-19 मामलों के कारण मंगलवार को आईपीएल 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लीग के स्थगित होने से बीसीसीआई को प्रसारण और प्रायोजन राशि में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में अहमदाबाद और नई दिल्ली में खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफों के बीच कोविड-19 के कई मामले सामने आने के बाद बीसीसीआई को आईपीएल को स्थगित करने को बाध्य होना पड़ा। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया कि इस सत्र को बीच में स्थगित करने से हमें 2000 से 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।